जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अब अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने ये सीखा कि पैरामेट्रिक का कंसेप्ट क्या है। अगर हमारा सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल अगर गिवन है तो हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन उसके कैसे निकालते हैं, ट्रिक क्या है निकालने का, या कंसेप्ट क्या है, पैरामेट्रिक के इक्वेशंस का मतलब क्या होता है। हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में ये सारी बातों को देखा। अब हम लोग जनरल जो इक्वेशन है लाइन का, उसका पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे, उसके लिए ट्रिक क्या है, अब हम उसकी बात करेंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन हम निकालने जा रहे हैं जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल। तो जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या होता है? x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल। हालांकि बहरहाल ये भी लिखते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यस, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल। बट अगर ऐसे लिखेंगे दिस इज नॉट जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल, ये कंडीशंस इन्वॉल्व होनी चाहिए। हमने ऑलरेडी ये बात की है। अगर ये आप नहीं लिखे हैं, बहुत लोग जो है ना यही लिख देते हैं और कहते हैं दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल। बट सारी आप ऐसा न करें, ये गलती करें भी नहीं। जब भी ये इक्वेशंस लिखें तो दिस रिप्रेजेंट सर्किल्स ओनली व्हेन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो फिर ये सर्किल नहीं होगी। हमने इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में डिटेल्स में वहाँ बात की हुई है। बहरहाल हमारा टारगेट अब ये है कि जब भी जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल की बात हो तो हमेशा आप यहाँ लिखें दिस इज ऑलवेज रिप्रेजेंट ए सर्किल, जहाँ उसका सेंटर एच के है, रेडियस आर है। बट यहाँ मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये दिस रिप्रेजेंट ए सर्किल एंड सेंटर माइनस जी माइनस एफ। ये तब होगा ना जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। यस, चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अगर ये इक्वेशंस दिया है या कोई भी अगर जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल आपके पास है तो पहले इस फार्म में आप कन्वर्ट करिए। इस फार्म में कन्वर्ट करने के बाद आप कैसे लिखेंगे? x इज इक्वल टू पुट कर दिया जाए, यहाँ जो भी सेंटर हो h प्लस आर कास थीटा एंड y इज इक्वल टू यहाँ माइनस के है तो दिस इज द k प्लस आर साइन थीटा। आप सब्स्टिट्यूट करिए। अच्छा, यहाँ थीटा क्या होगा? सर्किल के केस में थीटा जो होता है 0 लेस देन आर इक्वल टू थीटा लेस देन आर इज इक्वल टू 2 पाई। क्योंकि ये पूरी सर्किल जो होती है ना वो 360 डिग्री का मूवमेंट है, सबको पता है। लेकिन अगर हम सेमी सर्किल के हैं, हाफ सर्किल की बात करें तो वहाँ थीटा का जो वेरिएशन होगा वो 0 से पाई होगा। तो ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। बहरहाल हम लोग सर्किल की बात कर रहे थे, यहाँ वो बात होगी। यस, अब x की वैल्यू ये लिखते हैं, देखते हैं थीटा के ईच वैल्यू के लिए सेटिस्फाई है या नहीं। अगर ये सेटिस्फाई है तो इसकी मीनिंग क्या होगी कि x और y जो पॉइंट है ना इसके सरकमफरेंस पे वो लाई करेगा। तो चलते हैं देखते हैं, पुट कर दिया जाए तो h प्लस आर कास थीटा माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y क्या है? y इज द k प्लस आर साइन थीटा माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आता है या नहीं? तो अब यहाँ से एच कैंसिल, दिस इज द आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ए के कैंसिल, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन कर लें तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यस, ऑफ कोर्स दिस इज द वन। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मीनिंग क्या हो गई हमारी मीनिंग ये हो गई कि इसमें वेरिएबल क्या है? एक्स वाई वेरिएबल तो सबको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया में। और यहाँ एच तो कांस्टेंट हो गया। अगर मैं कोई भी सर्किल खींचता हूँ तो सर्किल के सेंस में सर्किल का सेंटर और रेडियस हमेशा कांस्टेंट होती है फॉर ए गिवन सर्किल। अगर कोई सर्किल दी हुई है तो वहाँ सेंटर और रेडियस कांस्टेंट होगा। तो यहाँ वेरिएबल क्या है? थीटा। थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? 0 से लेकर 2 पाई तक। तो हम थीटा की कोई भी वैल्यू लिखें, देख रहे हैं कि x की वैल्यू ये लिखें और y की वैल्यू ये सर्किल के इक्वेशंस में लिखें तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो मीनिंग क्या हो गया कि दिस रिप्रेजेंट ए सर्किल। और अभी हमने इसके पहले कहा था कि पैरामीटर का कंसेप्ट क्या है कि जो x y हमारे जो वेरिएबल्स हैं उस वेरिएबल्स को किसी अन्य वेरिएबल्स के टर्म में लिख दीजिए। वो जो पाथ है, वो जो इक्वेशन है कर्व का, अगर सेटिस्फाई करता है तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो यस, ये बात मेरी हो गई। तो दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस सर्किल। तो मुझे उम्मीद है बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि अगर कोई सर्किल दी हुई है तो हम पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्किल कैसे लिखेंगे। तो चलते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक पिकअप कर लिया जाए। जैसे x स्क्वायर माइनस 4x
प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस रिप्रेजेंट ए सर्किल और नॉट, देख लेते हैं यहाँ से। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो जी स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो गया। अच्छा, और एफ स्क्वायर हाफ तो 1/4 एंड दिस इज द प्लस 4। तो प्लस 4 तो दिस इज द प्लस 8 लिख सकते हैं। तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 1/4 एंड दिस इज द माइनस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी मीनिंग माइनस 8। दिस रिप्रेजेंट ए सर्किल और नॉट? नो, दिस इज नॉट ए रिप्रेजेंट ए सर्किल। अगर यहाँ हम लोग 4 की जगह अगर हम लोग यहाँ 0 लिखे दें, दिस इज टेकिंग एयर 0 ईयर, दिस इज इक्वल टू 0 अगर कर दें तो जी स्क्वायर प्लस 4 एंड दिस -4। तो यस, दिस रिप्रेजेंट ए सर्किल हियर, क्योंकि यहाँ हमारा हो जाएगा 16 + 1 -16/4 और डेफिनेटली दिस इज द ग्रेटर देन 0 हियर, रिप्रेजेंट ए सर्किल। बहरहाल हमें ये चेक करना है कि इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगा। मतलब हम ये निकालने जा रहे हैं, अगर ये सर्किल का इक्वेशन अगर ये गिवन है तो व्हाट इज़ द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्किल। तो उसके लिए बनाते कैसे हैं, अभी हमने कहा जो बात की, जब भी जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल आपको गिवन हो तो पहले हमेशा इस फॉर्म में आप कन्वर्ट करें। तो कन्वर्ट करिए, तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो दिस इज द x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज द 0। तो 0 इज नॉट पॉसिबल हियर, ऐसा संभव नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। तो यहाँ हम दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, तो दिस इज नॉट ए सर्किल हियर, डेफिनेटली ये 0 हो जाएगा तो नेवर रिप्रेजेंट ए सर्किल हियर। तो एक सर्किल का इक्वेशन हम लोग बना लें, पहले बना लेते हैं, उसके बाद तभी कुछ बात करते हैं। अब यहाँ से हम लोग बना लें, कैसे बनाया जाए लिसनर, यहाँ एक बात को ध्यान दें, पहले वो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, बट यहाँ कुछ भी लिखे बस ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो चलते हैं देख लेते हैं, हम वो थोड़ा इजी वे के लिए उस एग्जाम्पल को ले रहे थे। बहरहाल चलिए, वो एग्जाम्पल बनाते वक्त सर्किल ही गड़बड़ा जा रही थी, तो सर्किल ना गड़बड़ाए यहाँ। तो चलते हैं, शुरू कर देते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर हमने ले लिया, दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जी अपने मन से मान लीजिए मैंने 2 ले लिया, तो जी अगर 2 ले लेंगे तो ये हो गया 4x। चलिए एफ भी हम 2 ले रहे हैं, तो ये हो गया मेरा 4y। अब यहाँ देखा जाए तो ये हो गया 4 + 4 माइनस, अब सी की वैल्यू कुछ भी पिकअप कर लें, जैसे मान लीजिए हम सी की वैल्यू 4 ही ले रहे हैं तो कैंसिल, तो मैं प्लस यहाँ सी की जगह मैं -4 लिख दूँ, यस डेफिनेटली दिस रिप्रेजेंट ए सर्किल, हो गई बात। क्योंकि अगर इस कंडीशंस को इस प्रकार का कोई भी इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो ऑलरेडी वो सर्किल रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे डेफिनेटली दिस रिप्रेजेंट ए सर्किल। अब हमारा यहाँ जो टारगेट है वो ये है कि मुझे इसके पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल की बात करनी है। तो हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि जब भी जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल गिवन हो और उसका पैरामीट्रिक इक्वेशन पूछा जाए तो हमेशा कन्वर्ट इन दिस फॉर्म। अच्छा ये तो है, बट मैथमेटिक्स में कितने फार्मूले कितने इक्वेशन आप याद करेंगे, वो तो फिर याद ही करते रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रोसेस जहाँ तक हो सके प्रोसेस पता करें। अच्छा लेकिन प्रोसेस पता करने के साथ साथ कुछ रिजल्ट ऐसे होते हैं जिनके याद करना भी जरूरी होता है, वो मस्ट होते हैं फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ द व्यू। तो जहाँ ऐसे रिजल्ट की बात आएगी हम वहाँ बात बताएंगे कि ये दिस रिजल्ट ऑलवेज कीप इन माइंड, वो हमेशा उसको दिमाग में ही रखना है। लेकिन यहाँ कोई दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। तो यस, तो प्रोसेस में क्या होगा, स्क्वायर बनाए हम, तो स्क्वायर कैसे बनाएंगे वो भी पता है, वो तो कॉमन सेंस ऑफ मैथमेटिक्स अब हो गई, 9th-10th स्तर की हमने सीखी हुई है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4 एक्स के लिए काम कर जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से यहाँ तक ये स्क्वायर हो गया x + 2 का होल स्क्वायर, दिस -4 बचा यहाँ, प्लस अब यहाँ से यहाँ तक का हमारा y + 2 का स्क्वायर हो गया, अगेन यहाँ -4 बचा, अगेन -4 ऑलरेडी है ये, दिस इज इक्वल टू 0। तो फिर क्या हो गया भाई, x + 2 स्क्वायर प्लस y + 2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 4 4 8 4 12 हो गया ये।
यस डेफिनेटली दिस रिप्रेजेंट ए सर्किल। अच्छा यहाँ एच और के क्या है, कंपेरिजन अगर किया जाए तो एच इज इक्वल टू मेरा यहाँ -2 है और के अगेन -2 है और रेडियस जो होगी √12 हो गई और √12 को ही 2√3 लिखा जाता है। हो गया। अब क्या करना है, अब यहाँ हम लोग थीटा के टर्म में लिखेंगे, ऐसी चीज़ें आ जाए तो यहाँ ये कैंसिल होना चाहिए, तो ऑलरेडी आपके पास है एच इज इक्वल टू -2 और यक्स की जगह अगर -2 लिखें उसके बाद वहाँ रेडियस का लिखते हैं 2√3। मतलब ये हो गया कि जब हम पैरामीट्रिक इक्वेशन से लिखेंगे तो वहाँ यक्स की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द यक्स, यक्स इज इक्वल टू -√2 ऑलरेडी यहाँ है, प्लस व्हाट इज़ द रेडियस, रेडियस इज 2√3, उसके बाद हम cos थीटा लिख देंगे दिस। y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसमें क्या ऐड करेंगे, पहले ये 0 हो जाए तो ये 0 होने के लिए -2, उसके बाद प्लस x² प्लस y² वो 12 आना चाहिए, तो मतलब हम रेडियस लिखेंगे विद साइन लिखेंगे, जो फार्मूला हमारा सेट हो 2√3 एंड दिस इज द साइन इज थीटा। अब ये वैल्यू लिखी जाती है, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो दिस इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस सर्किल। तो कहने का मतलब क्या है, कैसे हम लोग सेट करते हैं, पहले x की जगह -2 लिख दीजिए, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, उसके बाद इसका स्क्वायर करने पर पुनः इसका स्क्वायर करने पे 12 आना चाहिए, तो 12 का आप पहले रूट निकाल लीजिए, तो 2√3 आ गया। तो x की जगह आप -2 लिखिए, उसके बाद -2 लिखेंगे तो +2, ये कैंसिल हो गया, ये ट्रिक हो गई। उसके बाद इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर इसका क्या लिखिए, 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब यहाँ cos थीटा x का जब भी पार्ट होता है तो वहाँ cos थीटा आता है, और जब y का होता है तो sin थीटा आता है। कैसे लिखते हैं, x के जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा, तो वही बात है, यहाँ r sin थीटा r रेडियस है, तो 2√3 sin थीटा हो गया और यहाँ हो जाएगा 2√3 cos थीटा। दिस इज द टेक्निक टू लर्न हियर। तो हम अब कोई भी अगर जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल गिवन है तो उसका पैरामीट्रिक इक्वेशन कैसे निकालना है ये हम सीखें कि हम लोग कैसे निकालेंगे। अब यहाँ हम लोग नेक्स्ट बड़े इंपॉर्टेंट टूल्स की यहाँ बात करने जा रहे हैं सर्किल की दुनिया में कि टेंजेंट का कंसेप्ट क्या होता है। नाउ वी फाइंड द और लर्न द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्किल। अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि अगर सर्किल दी हुई है तो हम लोग टेंजेंट कैसे निकालते हैं, बड़ी ज़रूरत होती है इसकी। और जब भी बहुत अच्छे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स में बनते हैं तो टेंजेंट और नॉर्मल हमेशा एक पार्ट ही रहता है। तो टेंजेंट का कंसेप्ट क्या है, पहले मैं बात को क्लियर कर दूं यहाँ, तब उसके बाद उसके इक्वेशंस के बारे में आते हैं कि टेंजेंट क्या है। स्पर्शी, स्पर्श करे, और यहाँ स्पर्श करे का क्या मतलब है, कोई लाइन किसी सर्किल को टच करती है, इसकी मीनिंग क्या होती है। ये मैथमेटिकल कंसेप्ट कहाँ से निकल के आता है, किस बेस पे हम मैथमेटिक्स को डेवलप करते हैं। जो टेंजेंट की हमारी यहाँ बात है ना, किसी भी पाथ के लिए हो, सर्किल का नहीं, यहाँ तो सर्किल का मुझे निकालना है तो उसकी बात तो करनी ही करनी है। अब हम जनरल बात करने जा रहे हैं। अगर वो कोई कर्व आपको गिवन है और उस कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है तो क्या करते हैं, पहले कोई लाइन ले लीजिए और उस लाइन को खींचिए। तो मैक्सिमम हमारे यहाँ जो कर्व हैं, जैसे हमने सर्किल की बातें यहाँ करनी है, तो सर्किल को कोई भी स्ट्रेट लाइन मैक्सिमम 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। जैसे अगर मैं थोड़ा यहाँ फिगर बना लूँ तो देखा जाए ये सर्किल है मेरी, दिस इज ए सर्किल हियर। ये कोई एक हमने लाइन चॉइस की है और ये पॉइंट ए और पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। कहने का मतलब कोई भी लाइन सर्किल को मैक्सिमम 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है। अब ये टच क्या होगा, टच का मतलब क्या होता है, टच का मतलब कि वो जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्शन का कंसेप्ट कम से कम एटलीस्ट 2 पॉइंट होता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कुछ कर्व ऐसे होंगे जो लाइन 2 से ज़्यादा पॉइंट पे कट करे, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो सकता है। 1 पॉइंट पे इंटरसेक्शंस को ही टेंजेंट कहते हैं, वही टच की ही कंडीशन है। अब ये लाइन इस सर्किल के लिए टेंजेंट हो जाएगी या पॉइंट ए पर टच करेगी कब, जरा देखा जाए, पॉइंट पी मूव करते हुए पॉइंट ए पर आ जाए, यानी ये दोनों पॉइंट कंसाइड कर जाएं। तो उसकी ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट क्या है उसकी बात करते हैं। चलिए एक और हमने यहाँ लाइन खींच दिया, देखिए अब ये यहाँ मेरा कोई नाम दे दीजिए P1, इस पॉइंट से एक और लाइन हमने खींच दिया, ये हमने नाम दिया P2। हम करना क्या चाह रहे हैं, हम इस P को ना ए की ओर लाना चाह रहे हैं,
जब P जो होगा A की ओर टेंड कर जाएगा, उस स्टेज में ये जो लाइन होगी कैसी हो जाएगी, उसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। देखें, जैसे जैसे हमारा P A की ओर टेंड कर रहा है वैसे वैसे लाइन का जो शेप बन रहा है वैसा होता जा रहा है। अच्छा, और करीब करेंगे तो कुछ बात यूं हो जाएगी, यहाँ हमारा कोई हो जाएगा। अब जब ये पॉइंट ए पर हमारा आ जाएगा तो उस स्टेज में वो लाइन मेरी ऐसी हो जाएगी, और इसी को कहा जाता है दिस इज द कंडीशन ऑफ द टेंजेंसी। एंड दिस कंसेप्ट ऑलवेज कीप इन माइंड। ये कंसेप्ट ऐसा है ना जो हर जगह, मतलब हर प्लेटफार्म पे इजी वे में आप बैटिंग कर सकते हैं। जब भी टेंजेंट की बात हो तो पहले ले लीजिए कि वो लाइन उस कर्व को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। अब 2 पॉइंट जैसे हमने ए और पी ले लिया, अब जब पी ए की ओर टेंड करेगी तो जो इस ए पी लाइन है, इस ए पी लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन। यही टेंजेंट का कंसेप्ट है, और इसी कंसेप्ट को पकड़ करके अब हम लोग फार्मूलेशन करने जाएंगे कि क्या कंडीशन होगी कोई लाइन सर्किल को टच करेगी। तो पहले हम जो लाइन लिखेंगे, मतलब अब हम कंडीशंस की बात करने जा रहे हैं। कंडीशन दैट लाइन बड़ा वही जगह प्रसिद्ध लाइन y = mx + c टच टू द सर्किल, और सर्किल मैं ये लिखूंगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल। इसके बाद जनरल की बात करेंगे, टच टू द सर्किल दिस। कंडीशंस निकालने जा रहे हैं, क्या कंडीशंस होगी कि ये लाइन इस सर्किल को टच करेगी। अच्छा, अभी हमने कहा कि कोई भी लाइन सर्किल को मैक्सिमम 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, और इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, एक्स वाई की इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो जो कॉमन पॉइंट आते हैं वही उसके इंटरसेक्शन पॉइंट कहे जाते हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बड़ा फेमस रूल है। कोई भी 2 कर्व दिए हों, अगर उनको पता करना है कि उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है तो उन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी उसी को तो हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं। दिस इज नोन एज द इंटरसेक्शन पॉइंट्स बिटवीन दीज 2 कर्व्स। तो क्या करेंगे, यहाँ से वाई की जो वैल्यू है mx + c पिकअप करिए, उसमें डाल दीजिए। अगर ये लाइन इस सर्किल को इंटरसेक्ट करेगी तो डेफिनेटली एक्स वाई की वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम दिस इक्वेशंस टू दिस, तो क्या आएगा भाई, इसको नामकरण संस्कार के रूप में 1 कर दें और इसको यहाँ मैं 2 कर दूँ। y = mx + c यहाँ से मैं वहाँ लिखने जा रहा हूँ। चलिए, x² + y² क्या हो जाएगा, mx + c² = r²। सॉल्व करिए, ताबड़तोड़, +c² + 2mcx, राइट, -r², 0। अब देख रहे हैं x में क्वाड्रेटिक मिलना ही मिलना है, क्योंकि कोई भी लाइन सर्किल को मैक्सिमम 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो x में क्वाड्रेटिक है, और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पास 2 रूट्स होते हैं, सबको पता है। तो चलिए x² कॉमन करेंगे तो 1 + m² + 2cm यहाँ हो गया x, और +c² - r² = 0 दिस। अब ये जो लाइन मेरी थी ए पर टच करेगी कब, जब इनके इंटरसेक्शन पॉइंट कॉन्साइड कर जाए। कॉन्साइड करने का मतलब क्या, कि ये जो 2 रूट्स मिलेंगे ना, 2 रूट सेम हो जाए। तो फॉर टच के लिए क्या होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए, b² - 4ac 0। मतलब जो रूट्स होने चाहिए, टच कब होंगे, जब रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर सेम, रूट्स सेम होने चाहिए। और सेम होने के लिए कंडीशन b² - 4ac = 0 होगी। अब यहाँ b क्या है, x का कोफिशिएंट। a क्या होता है, ये इसका यहाँ से लिखा गया है ax² + bx + c 0। x का कोफिशिएंट जो है b है, a क्या है, x² का कोफिशिएंट, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ से देख लीजिए, b का मतलब हमारा x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट 2cm है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4c² m² - 4। a यहाँ क्या है, 1 + m² है, यस, इंटू c क्या है, ये c² - r² 0। सॉल्व करिए, 4 कैंसिल हो गया। अब सॉल्व किया जाए तो क्या मिलेगा भाई, c² m² माइनस, चलते हैं मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया c² - r², इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो +m² c² - m² r² = 0। अब यहाँ देख रहे हैं c² m², अब यहाँ है माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, -c² + r², माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और यहाँ +m² r² 0। अब बहुत करेंगे तो हम लोग r² अगर कॉमन खींच लें तो 1 + m² = c²।
आर सी इज इक्वल टू अगर वैल्यू हम निकालते हैं तो प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये हो गई कंडीशंस मेरी, दिस इज द कंडीशन। मीनिंग क्या हो गई कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, अगर मैं c की वैल्यू ये लिख दूं तो हमेशा ये लाइन उस सर्किल को टच करेगी, मीनिंग प्लस माइनस आर। अच्छा, लगे हाथ एक और बात हम थोड़ा यहाँ लिसनर से कर दें, अपनी बातें यहाँ हो जाए थोड़ी, ठीक है। दिस इज द कंडीशंस ऑफ द टेंजेंसी। यही मतलब कि ये लाइन इस सर्किल को टच करेगी, c की वैल्यू ये होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ प्लस माइनस की मीनिंग क्या हो गई? प्लस माइनस की मीनिंग ये हो गई कम से कम 2 लाइन होगी। यहाँ लाइन में फिक्स क्या है? एम एंड सी। अगर मैं एक लाइन अगर मैं खींच दूँ तो उसके लिए एम और सी फिक्स हो जाता है। तो फॉर गिवन लाइन के लिए तो यहाँ सी की वैल्यू है, मतलब एम फिक्स है, एम की तो वैल्यू 1 है। बट जब मैं सी की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो यहाँ प्लस माइनस आ रहा है, रेडियस तो आर एक ही होती है, वो भी फिक्स होगी मेरी। मतलब कि ये कम से कम 2 लाइन होगी ना जो सर्किल को टच करेगी। अब ऐसी कौन सी लाइनें होंगी, किस प्रकार की होंगी, क्या क्या लाइनें आएंगी, मतलब यहाँ से तो ये निकला ना कम से कम 2 लाइनें होंगी, क्योंकि यहाँ सी की 2 वैल्यू आई है, सी तो हमारा एक ही है, बस यहाँ प्लस माइनस दोनों जो लाइनें होंगी ना इस सर्किल को टच करेंगी, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। तो बहरहाल हमारा जो ये टॉपिक ये था कि अगर एक लाइन हमारी दी हुई है और ये लाइन इस सर्किल को टच करती है तो क्या कंडीशन होगी, तो ये कंडीशन होती है, दिस इज द कंडीशन हियर। अच्छा, आगे नहीं हम लिसनर स्टूडेंट से बात नहीं बोलेंगे कि इसे आप याद ही करिए, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। हम आगे जब और टूल्स डेवलप करेंगे तो हम खुद एक ट्रिक आइडिया बताएंगे कैसे वो लाइन सर्किल को टच करती है, तो हमें किन चीज़ों को याद रखना है। अभी तो ये प्रोसेस है, कैसे निकाला जाता है सीखना ज़रूरी है। आगे हम लोग ये चीज़ पे फोकस करेंगे कि इनमें से मुझे कौन से रिजल्ट को ध्यान देना है ताकि मेरे जो कॉम्पिटिशन्स हैं उसके लिए मुझे बेनिफिट हो। तो आई थिंक ऑल कंसेप्ट अबाउट दिस इज क्लियर हियर। इसके पीछे जो भी कंसेप्ट रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, अगेन हम उसको क्लियर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।